हेलो हेलो। जय हिंद। आज हम देखेंगे संविधान जहाँ से शुरू होते हैं हमारे अनुच्छेद। आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 1 से। किस अनुच्छेद में क्या है इसको हम एक एक करके समझेंगे। हमारा जो पहला भाग है संविधान का, भाग 1, जो हमारा भाग 1 है हम उसे देखेंगे। पहला अनुच्छेद क्या। इससे पहले देखिए, आपको ये नक्शा दिख रहा होगा, ये एक नक्शा दिख रहा है भारत का। कि कभी आपके दिमाग में आया कि इस नक्शे में से ये जो ममता बनर्जी वाला क्षेत्र है ये अलग हो जाए, अगर ममता बनर्जी चाहें, ये इधर से चाइना में चला जाए, ये अरुणाचल प्रदेश टूट के अलग हो जाए। कभी सोचा ये अलग, अगर ये बिखर जाए, टूट के अलग हो जाए, यहाँ से ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाए तो क्या होगा भारत का। अगर ये क्षेत्र टूट जाए, अलग अलग हो जाएंगे राज्य, तो क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर है ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये राज्य क्यों अलग नहीं हो सकते। इसके लिए हम देखते हैं हमारा संविधान, और हमारे संविधान का अनुच्छेद 1। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए देखते हैं भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1, हमारे संविधान का पहला भाग अनुच्छेद 1 देखते हैं। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में पहला जो अनुच्छेद है वो मूल संविधान में यही लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। उसमें पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए मूल संविधान में क्या लिखा है। एक, संघ का नाम राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य के भारत के राज्य क्षेत्र में का राज्यों के राज्य क्षेत्र 1, खा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और गा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। आखिर ये है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब इंडिया अर्थात भारत, उस समय जब नामकरण का बड़ा, उस समय अभी जो बहस चल रही थी, अभी भाजपा वाले से भारत बोल रहे हैं, बाकी इंडिया बोल रहे हैं कि भारत नहीं है, इंडिया नहीं है, भारत है। इंडिया विदेशियों का दिया हुआ नाम है, यूरोपियंस का नाम दिया हुआ है। अभी भी बहस चल रही है। ऐसी उस समय बहस चली थी कि भाई हमारे देश का नाम क्या होगा, इंडिया होगा या भारत होगा। तो हमारे संविधान में दोनों लिख दिया, बोले चलो दोनों लिख देते हैं, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। अब देखिए, भारत राज्यों का संघ होगा। ये संघ क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट। एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन शब्द का क्या महत्व है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट किया था कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। ये यूनियन है, एक संघ है, ये किसी समझौता नहीं है राज्यों के बीच में। ये जो राज्य हैं, ये पूरा भारत एक है हमारा। ये जो राज्य हैं इसका कोई समझौता नहीं है, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका एक फेडरेशन है, अगर कोई राज्य चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है, लेकिन भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। ऐसा जोड़ा गया है हमारे संविधान में, ऐसा फेविकोल लगाया है, ऐसा गम लगाया है कि कोई भी राज्य भारत से चाह कर भी अलग नहीं हो सकता है। भारत के क्षेत्र में 3 चीजें शामिल होंगी। क्या क्या होंगी भारत के राज्य क्षेत्र में, निम्नलिखित शामिल होंगी। क्या चीजें, का, खा और गा। सभी राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितने राज्य हैं सभी क्षेत्र जो हैं वो भारत में होंगे। पहली अनुसूचित में विनिर्दिष्ट राज्य संघ राज्य क्षेत्र, अरे ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, ये भी होंगे। तीसरी चीज होगी जो बाहर से राज्य अर्जित किए हैं। मान लीजिए आज भारत पाकिस्तान पे हमला करते, और पाकिस्तान का लाहौर जो है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाएं
कुछ न्यूज़ चैनल के हिसाब से कुछ लाहौर चली गई थी, कुछ इस्लामाबाद तक चली गई थी। तो अगर एक आध दिन ये न्यूज़ चैनलों को और बोलने दिया जाता तो लगभग हम लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं हमारे यहाँ के मीडिया के हिसाब से। तो अगर कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान पे हम कब्जा कर लें, हालांकि ये काम बिहारी कर सकते हैं, बिहारियों को अगर बोल दिया जाए, बिहार वालों को, ए बाबू जाकर पाकिस्तान पे कब्जा करना, बिहार एक दिन में पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा पूरा और पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अपना पहला प्रधानमंत्री वो किसी न किसी को बना भी लेंगे। तो अगर पाकिस्तान को कब्जा कर लिया मान लीजिए किसी ने जाके, तो वो अर्जित हो गया और उसको भी जो है हम अपने देश में मिला लेंगे, वो भी भारत का क्षेत्र कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? ये तो हो गया भारत का नाम, राज्यों का, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों का और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह अनुच्छेद हमारी संसद को शक्ति देता है कि नए राज्य जो संघ में प्रवेश देना, नए राज्यों को संघ में प्रवेश देना, जो राज्य पहले से ही कहीं मौजूद हैं, जैसे कोई दूसरा देश या रियासत उन्हें भारत का हिस्सा बना ले। देखो पहले से कोई देश वो राज्य है उसे भारत का हिस्सा बना लिया, जैसे कोई रियासत है, आज मान लो नेपाल कहते हैं हमें भारत का हिस्सा बनना है तो बन जाएगा। नए राज्यों की स्थापना, ऐसी जमीन जो पहले राज्य के रूप में नहीं थी, जैसे कोई खाली आइलैंड या जीता हुआ क्षेत्र, उसको नया राज्य घोषित कर सकते हैं। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि ऐसे क्षेत्रों को भारत में शामिल करे, नया राज्य बना सकती है जो फिलहाल भारत का हिस्सा नहीं है, बाहरी हैं। इनको अनुच्छेद 2 के तहत जो विदेशी हैं, जो बाहर की चीजें हैं, उनको भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 यही कहता है। चलिए अब देखते हैं हम आगे चलते हैं। अब देखिए एक इसी में अनुच्छेद 2 की एक कहानी आपको बताते हैं। क्या हुआ था कि सिक्किम राज्य को हमने, जो हमारा राज्य है, यहाँ पे एक सिक्किम राज्य दिख रहा होगा, कहीं किसी को दिख रहा है कि ये जो सिक्किम राज्य है, एक्चुअली ये हमारा भारत का हिस्सा हुआ ही नहीं करता था। आज़ादी के समय ये भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था सिक्किम राज्य, ये अलग था, ये पूरा अलग था। यहाँ पे चोंग्याल राजवंश का शासन हुआ करता था और इसको फिर हमने बाद में भारत का हिस्सा बनाया है। कैसे बनाया है इसको देखते हैं। इसका क्या था, जब ये यहाँ पे चोंग्याल राजवंश का शासन था तो ये बिल्कुल स्वतंत्र था, और लेकिन ये भारत का रक्षित देश था, रक्षित राज्य था। भारत इसकी सुरक्षा करता था, इसको सुरक्षा प्रदान करता था भारत, यानी कि इसकी रक्षा और विदेश मामले भारत देखता था। ये जो मिटा देते हैं, एक मिनट, कहाँ गया इसकी रबड़, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये है सिक्किम राज्य, ये सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम के जो विदेश मामले थे, विदेश के और रक्षा मामले थे, वो भारत देखता था। इसको सिक्योरिटी, भारत की सेना यहाँ पे हुआ करती थी। तो यहाँ के लोगों को एक बार राजा को लगा कि यार ऐसा लगता है कि हम पे चीन कब्जा कर लेगा। क्या कर लेगा? चीन कब्जा कर लेगा। तो उन्होंने भारत से मिलने के लिए बात की। तो ये बात है 1974 की। 1974 में क्या हुआ, सिक्किम के लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई। संसद ने 35वां संविधान संशोधन किया और सिक्किम को एक सह राज्य, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। इसके लिए संविधान में एसोसिएट राज्य, संविधान में 2 का जोड़ा गया, 2 का को जोड़ा गया, एसोसिएट राज्य बना। और उसके बाद अगले ही साल 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया। तो चोंग्याल वंश के खिलाफ सिक्किम की जनता ने जनमत संग्रह किया और वहां के 97% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया। वोटिंग हुई वहां पे। तो चोंग्याल राजा जो थे उनको हटाने का जो निर्णय जनता ने ले लिया और जनमत संग्रह वोटिंग हुई, तो 97% लोगों ने बोला कि हमें भारत में मिलना है। तो क्यों मिलना है? क्योंकि वो भारत की
स्थिति देख रहे थे, भारत बढ़िया स्थिति में जा रहा था। भारत की व्यापार, राज्य शासन, सारी चीज़ें भारत की देख के वो भारत में मिलने की इच्छा हो रही थी कि भारत में मिल जाएंगे तो हम भी बढ़िया रहेंगे। जैसे आज पाकिस्तानियों को लगे कि यार भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और वो कहते हैं कि हमें भारत में मिलना है, तो एक छोटा सा संविधान संशोधन किया जाएगा और भारत को, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना लिया जाएगा। तो 1975 में जो सिक्किम राज्य हुआ करता था, अलग से देश था, वो भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। और इसी 1975 के 36वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 2 का को खत्म कर दिया गया। एक पहले साल बना और अगले साल खत्म हो गया। ये इसमें अनुच्छेद 2 में ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 3 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए वो बाहर का मामला था, अब ये भीतर ही तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये भीतर ही तोड़फोड़ किया जा रहा है। इसमें संसद को क्या है, संसद विधि द्वारा, विधि यानी कानून द्वारा संसद को यह भारत के अंदरूनी नक्शे में बदलने की शक्ति देता है कि अंदर के नक्शे को कुछ भी कर सकते हो। किसी राज्य को बदल के 2 कर सकते हो, किसी 2 राज्यों को मिलाकर 1 कर सकते हो। देखिए इसी अनुच्छेद 3 के तहत ही, अनुच्छेद 3 के तहत ही ये जो दिख रहा है ना, एक समय हुआ करता था, तो जब हम, आप लोगों के समय की बात नहीं है, ये हमारे समय की बात है। ये वाला एरिया, ये इतना एरिया, ये पूरा, ये जो एरिया दिख रहा है, ये इतना नहीं था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आप लोग भी इस समय शायद रहे होंगे। ये बात अभी की है, कुछ साल पुरानी। ये जो इतना एरिया है, ये एक्चुअली इतना नहीं था, ये इतना था। ये पूरा एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था मध्य प्रदेश। क्या नाम हुआ करता था? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से काट कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया। ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया और यही मामला होता है। अनुच्छेद 3 में यही संसद को पावर दी गई है कि ये कोई भी 2 राज्यों को काट कर, एक राज्य को काटकर 2 बना सकती है संसद। ये 2 राज्यों को जोड़कर 1 बना सकती है। किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, किसी को कुछ भी कर सकती है। ये नाम बदल सकती है। छत्तीसगढ़ का नाम मान लो उसे 37गढ़ करना है, 38गढ़ करना है, 39गढ़ करना है, तो इसका नाम बदल देगी। मध्य प्रदेश का नाम थोड़ा किनारे प्रदेश करना है, कर देगी। उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर इसको अगर दक्षिण प्रदेश करना है तो वो कर सकती है। ये संसद को पावर दी गई है। राजस्थान का नाम बदल के कोई और स्थान करना है, अच्छा स्थान करना है तो अच्छा स्थान कर देगी। गुजरात का नाम बदल के उसे गुज दिन करना है तो गुज दिन कर देगी। उड़ीसा का नाम बदल के अगर गिरिसा करना है तो गिरिसा कर देगी। ये संसद को ये पावर दी गई है। यहाँ पे और तो कुछ बदल नहीं सकता है। बिहार का नाम बदलकर अगर उसे बीजीत करना है तो बीजीत भी कर देगी। पश्चिम बंगाल का नाम बदल के, अब पश्चिम बंगाल ठीक है, वो कुछ नहीं। तो ये पावर जो है सरकार को मिली हुई है अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखिए इसमें कुछ इससे संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। एक कोर्ट का एक फैसला आया था, एक कोर्ट का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। देखिए किसी क्षेत्र कार्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी क्षेत्र को घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। देखिए ये देखिए उदाहरण भी है। मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ निकाल दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, 14 में तेलंगाना बना दिया, 19 में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। पूरा राज्य हुआ करता था, इसको यूटी बना दिया। तो उच्चतम न्यायालय के देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य, ये 1960 का मामला है। ये क्या मामला हुआ करता था इसको देखते हैं। जब बॉम्बे राज्य को गुजराती भाषा और मराठी भाषी राज्यों में बांटने की बात चल रही थी, उस समय जब बम्बई राज्य था। देखिए पहले आज़ादी के समय तक भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। भारत पार्ट्स में बटा हुआ था, ABCD। कुछ राज्य थे मद्रास, बम्बई, बंगाल, ये प्रेसिडेंसियाँ जो थी। इसी प्रकार से आज़ादी के बाद भी चीज़ें चल रही थी। तो जब बम्बई जो राज्य था, बॉम्बे राज्य को गुजराती भाषा और मराठी भाषा राज्यों में बांटने की बात चल रही थी, तब ये मामला उठा था। कौन? बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य। तो केंद्र सरकार ने जो बॉम्बे विधानसभा को भेजा था, केंद्र सरकार ने जो बिल
बॉम्बे विधानसभा को भेजा था, उसमें बाद में संसद ने कुछ बदलाव कर दिए। तो बाबूलाल एक व्यक्ति हुआ करते थे, बाबूलाल, इन्होंने कोर्ट में चुनौती दी, बदले हुए बिल पर दोबारा राज्य की राय क्यों नहीं ली गई, ये बात इन्होंने बोली। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साफ कहा था बाबूलाल के मामले में कि राष्ट्रपति को राज्य की राय लेने के लिए बिल भेजना जरूरी है, लेकिन संसद राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। इन्होंने क्या बोला था कि राज्य की बात आपने क्यों नहीं मानी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद जो चाहे वो कर सकती है, वो बाध्य नहीं है कि राज्य की बात मानेगी। संसद चाहे तो राज्य की राय को कूड़ेदान में फेंक सकती है। यदि संसद बिल में कोई संशोधन करती है तो उसे बार बार राज्य के पास भेजने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज भी अगर संसद चाहे कि ये जो मध्य प्रदेश है इसको बीच में से काटना है, हमें बीच में से काट के 2 करना है, तो वो राज्य से चाहे तो पूछ सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकार कहे कि नहीं हमें नहीं काटने देना, तो ये बाध्य नहीं है इसकी बात मानने को, ये फिर भी काट देगी। और यही कारण है, इसी वजह से भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा जाता है। यानी राज्य नष्ट हो सकते हैं लेकिन देश को कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे अभी जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर तो खैर आप लोगों ने देखा ही होगा। ये देखिए जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, कहाँ से कहाँ तक हुआ करता था, ये पूरा एक हुआ करता था, ये पूरा एक हुआ करता था। इस पर नल्ला पाकिस्तान कब्जा किए बैठा है इस वाले एरिया में, इधर चाइना कब्जा किए। देखिए ये पूरा एक राज्य हुआ करता था, लेकिन यहाँ से इन्होंने काट के 2 यूटी बना दी हैं, बिना लोगों से पूछे, बिना इनकी परमिशन के। लोग सहमत हो नहीं हो, राज्य सहमत हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र चाहे तो बना सकते हैं। इसलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। अब ये देश को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां। इसका मतलब क्या है? यह अनुच्छेद ये कहता है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 या 3 का इस्तेमाल करके कोई बदलाव करती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर 2 और 3 के तहत कोई बदलाव करती है तो उसे 368 संविधान संशोधन 368 नहीं माना जाएगा। ये देखिए, यदि अनुच्छेद 2-3 के तहत कोई कानून बनाया जाता है तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची क्या है? तो अभी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, 8 अनुसूचियाँ हैं, उसमें पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है। तो पहली अनुसूची में भी बदलाव किए जाएंगे और चौथी अनुसूची में भी बदलाव किए जाएंगे। इस प्रकार का कोई भी कानून 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसको 2 और 3 में बदलने के लिए जो है इसको बल दे दिया है, यहाँ पे शक्ति दे दी है। इसका मतलब है कि ऐसा कानून संसद में साधारण बहुमत से, यानी कि वोट करने वालों का 50% से ज़्यादा है अगर, तो वहाँ बिल पास हो जाएगा। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। एक देखते हैं इसमें अनुच्छेद 3 में ही एक और मामला आता है, बेरोजगारी केस, ये रह गया था, इसको समझ लेते हैं। ये क्या है बेरोजगारी? देखिए इसमें संसद कम ज़्यादा तो कर सकती है क्षेत्रों को, इसमें संसद क्षेत्रों को कम ज़्यादा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि चलो ये बाउंड्री थोड़ा तिरछी मिर्ची है, यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसी डाल दी। ये वाला क्षेत्र जो सफ़ेद वाला है इसको भी तो अपन कर सकते हैं। क्या ऐसे दिमाग में आया कभी आपके? तो ये सरकार नहीं कर सकती है, सरकार ये नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? यही एक प्रश्न उठा था किसी व्यक्ति में। तो क्या है इसकी कहानी देखते हैं। या सरकार ऐसा भी कर सकती है, क्या संसद ऐसा कर सकती है कि यहाँ से यार ये मामला सही नहीं आ रहा और यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं, इसको पाकिस्तान को दे दो। क्या इस राजस्थान को कम कर सकती है? नहीं कर सकती। यहाँ से तो 2 टुकड़े कर सकती है राजस्थान के, लेकिन ये मामला नहीं हो सकता, इसको बाहर नहीं कर सकती है। इसी को समझते हैं। क्या हुआ था कि जब 1947 का समय चल रहा था, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो एक झंडूबाम व्यक्ति हुआ करता था, सर रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। जो रेडक्लिफ थे उन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया था। यहीं पे रेडक्लिफ ने लाइन भी खींची थी। देखिए
तो उन्होंने नक्शे पर जल्दबाजी में लकीरें खींच दी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक इलाका था बेरूबारी संघ। कहाँ पे? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में यहाँ कहीं पे एक बेरूबारी संघ हुआ करता था। एक जगह का नाम था बेरूबारी, इलाके का नाम था बेरूबारी संघ। रेड क्लिफ ने लिखित विवरण में तो इसे भारत का हिस्सा बताया, लेकिन जो नक्शा बनाया था, बेरूबारी बोले ये तो भारत का हिस्सा है, लेकिन नक्शे में पाकिस्तान को दे दिया था और नक्शे में इसे दिखाना भूल गए। पाकिस्तान ने इस गलती का फ़ायदा उठाकर बेरूबारी पर अपना दावा ठोक दिया। अब दोनों देश के बीच घमासान हो गया। तो 1958 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो फिरोज खान थे उस समय, उनके दोनों ने एक समझौता किया और इसी को नेहरू नून समझौता भी कहते हैं, क्योंकि फिरोज खान का पूरा नाम था फिरोज खान नून। तो नेहरू जी ने इधर से फिरोज खान नून ने और इधर से नेहरू जी ने एक समझौता किया, उसका नाम था फिरोज खान नून। इसके तहत यह तय हुआ कि बेरूबारी इलाके को आधा आधा बांट लिया जाएगा, आधा भारत को और आधा पाकिस्तान को, यानी बांग्लादेश को मिल जाएगा, आज के बांग्लादेश। अब विवाद और क्या हुआ, अब देखिए कोर्ट में क्या हुआ। भारत में इस फैसले का भारी विरोध हुआ, क्योंकि रेड क्लिफ ने जो लिखित दस्तावेज दिए थे उसमें तो वो भारत का हिस्सा था, वो अलग बात है कि नक्शे में नहीं था। तो भारत में इसका बहुत विरोध हुआ। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। देखिए अनुच्छेद 143 कहता है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आई लव यू, मैं तुमसे सलाह मांग सकता हूँ। ये प्रेम दिखाया है राष्ट्रपति का और सुप्रीम कोर्ट का। 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह मांगी कि क्या सरकार के पास अनुच्छेद 3 के तहत भारत की जमीन किसी दूसरे देश को देने का अधिकार है। जब बहुत विरोध हुआ भारत में इसका, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया 1960 में, और कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 संसद को केवल देश के आंतरिक पुनर्गठन की शक्ति देता है। देखिए वही अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि अंदर का मामला तो कुछ भी कर सकते हो, ये है जैसे सीधे सीधे नक्शे पे ही चलते हैं ना, ये है, इसको तुम 2 भागों में बांट सकते हो, इसको तुम 4 भागों में बांट सकते हो, इसको 6 भागों में, क्या इसको ऐसे ऐसा भी बांट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाहर नहीं दे सकते। संसद ना तो कोई हिस्सा विदेश को दे सकती है, कोई भी हिस्सा विदेश को नहीं, विदेशी देश को नहीं दिया जा सकता अनुच्छेद 3 के तहत। अब इसमें एक रास्ता निकाला गया, वो क्या रास्ता निकाला गया, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन देनी ही है, अगर जमीन देनी है, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी फैसला होता है तो उसमें संविधान संशोधन नहीं होता है, साधारण बहुमत से हो जाता है। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन तुम्हें देना ही है, इतना जरूरी है भाई देना, तो उसके लिए आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? संविधान संशोधन कर लीजिए। अगर जमीन देना इतना ही जरूरी है तो आप संविधान संशोधन कर लीजिए और उसके तहत आप जमीन किसी को भी दे दीजिए। तो सरकार ने कोर्ट की बात मानी और 9वां संविधान संशोधन किए करके बेरूबारी का वह हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो है बेरूबारी संघ का मामला हुआ था। ये बात याद रखिए, बेरूबारी एक जगह है जो आजकल पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में हुआ है, और ये बड़ा पेचीदा मामला था। ये रेड क्लिफ ने विवाद किया था, इस असुआ बहुत विवाद करके गया था। वो तो सही हुआ 1975 में कि बांग्लादेश को अलग बना दिया गया। इसी तरह का मामला देखिए 2015 में भी आया था, भारत और बांग्लादेश। जब हमने 16वां संविधान संशोधन किया था तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ गांवों की अदला बदली हुई थी। इसके लिए सरकार को 16वां संविधान संशोधन किया था। देखिए अभी उसको पढ़ेंगे थोड़ा, तो इसको देखते एक बार हम फिर से देख लेते। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ, कोई अलग नहीं हो सकता, अमेरिका जैसा नहीं है फेडरेशन। अनुच्छेद 2, बाहरी जमीन की एंट्री जैसे सिक्किम। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अंदर तोड़फोड़ कर सकते हैं, नाम सीमा बदलना जैसे तेलंगाना बदल दिया। अनुच्छेद क्या कहता है? 3 और 4 का काम साधारण बहुमत से होगा, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई हिस्सा विदेश को देना है तो उसके लिए 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा।
अब हम देखते हैं देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों का एकीकरण क्या है? ये 1947 के समय की बात है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय अंग्रेज़ों ने जाते जाते एक बहुत बड़ा टाइम बम फोड़ा। देखिए इस पर लिखा है टाइम बम फोड़ा। उन्होंने बोला था कि एक काम करो, जिसको भारत में मिलना है भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाओ, या फिर अपना एक अलग देश बना लो। भारत रियासतों में बटा था, 552 रियासतें थीं, 565 552 के लगभग 552 रियासतें थीं, और लगभग 600 के लगभग मान लो, 552 का है, 600 के लगभग रियासतें हुआ करती थी। तो उन्होंने बोला था कि भाई या तो आप भारत में मिल जाओ, या आप पाकिस्तान स्टेट में मिल जाओ, या फिर आप अपना स्वतंत्र राज्य बना लो। उस समय एक नीति चली थी, गाजर और छड़ी की नीति, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो पहले हम देखते हैं देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। तो अब उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ करती थी अपने यहाँ? क्या सबसे बड़ी समस्या थी कि इतनी ज़्यादा रियासतों को एक कैसे किया जाए, सबको कैसे मनाया जाए कि भाई भारत में मिल जाओ और भारत को एक राज्य बना लें। तो उस समय भारत दो भागों में तो बटा हुआ था। देखिए कुछ तो था ब्रिटिश भारत, जहाँ ब्रिटेन का कब्जा था, तो वो तो ठीक है, लेकिन रियासतों को कौन मनाया? अब ये तो ऐसा था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो उसके लिए आए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। इनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। आज जो हमारा भारत है ये इन्हीं की बदौलत है, वल्लभ भाई पटेल जी की बदौलत है। ये देखिए ये स्थिति थी उस समय, देखेंगे आगे। तो जो हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब थे, और उस समय उनके सचिव जो थे, सेक्रेटरी थे उनके, वीपी मेनन, इन्होंने पूरा काम हमारा आसान किया। आइए देखते हैं कि गाजर और छड़ी की नीति क्या थी। तो सरदार पटेल जानते थे कि राजाओं को यह तो केवल डराकर नहीं किया जा सकता, न केवल लालच देकर। तो उन्होंने जो डर सकता था उसको डराया, जो नहीं डर सकता था उसको लालच दिया कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे, प्रीवी पर्स जो पेंशन मिलती है वो मिलेंगी, तुमको राजाओं जैसा सम्मान दिया जाएगा, सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुमको राज प्रमुख बना देंगे, तुमको मंत्री बना देंगे। ये तो कहीं ना कहीं से उन्होंने मना लिया। किसी को साम दाम दंड भेद जो भी बन पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सब कुछ किया और राजाओं को मना लिया, और क्या किया, सब कुछ जोड़ लिया। यही थी कि जो गाजर मतलब लालच, जो लालच से बना, माना लालच से नहीं तो छड़ी मारकर मना लिया। 552 में से 549 रियासतें तो आसानी से भारत में मिल गई। 3 रियासतें ऐसी थी जो नहीं मिली, उसमें थी हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और जम्मू कश्मीर। अब इनको कैसे मिलाया है इसको देखते हैं। हैदराबाद रियासत को मिलाया ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ में जनमत संग्रह किया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से मिलाया। थोड़ा सा देखते हैं ऑपरेशन पोलो क्या है, हैदराबाद में क्या हुआ। उस समय देखिए हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी और अमीर रियासत हुआ करती थी, और चारों तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरी थी। वहाँ के जो नवाब थे, वो सॉरी निजाम थे, वहाँ के जो शासक थे उनको निजाम कहते थे, वहाँ निजाम हुआ करते थे, और निजाम मुस्लिम थे। वहाँ के जो निजाम थे वो मुस्लिम थे, लेकिन हैदराबाद में, लेकिन आबादी 85% के लगभग 80-85% आबादी हिंदुओं की थी। शासक मुस्लिम और आबादी हिंदू की। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में था, वहाँ शासक हिंदू था लेकिन अधिकतर आबादी मुसलमानों की थी। अब क्या हुआ कि निजाम बोल रहे थे कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हालांकि उसको पाकिस्तान भी लालच दे रहा था कि तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। एक स्थिति तो ऐसी भी आई थी कि निजाम पाकिस्तान में शामिल होने ही वाला था, तो वो क्लियर भी था कि पाकिस्तान में मिलेगा या अपना स्वतंत्र राज्य बनाएगा, भारत में मिलना ही नहीं चाहता था। तो ये बड़ी टेंशन थी किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हैदराबाद ने भारत के साथ 1 साल के लिए यथास्थिति का समझौता भी किया था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये ढोंग था। लगातार उसके यूरोप से हथियार आ रहे थे, पाकिस्तान से हथियार आ रहे थे, और पाकिस्तान को पैसे भी भेज रहा था, पाकिस्तान से सेना भी अपनी तरफ आ रही थी। तो उसकी जो सेना थी निजाम की, उनको हम बोलते रजाकार कहते थे, वो लोग उसको रजाकार कहते थे। और रजाकार क्या था, हालांकि सेना कहना गलत रहेगा, उसमें क्या था कि एक करीबी नेता था निजाम का, एक नेता था कासिम रिजवी, और उसने एक संगठन बनाया था
जिसे रजाकार संगठन कहा। और रजाकारों ने हैदराबाद की आम जनता पर भयंकर अत्याचार किया, इतना भयानक मारा पीटा, लूटपाट, आगजनी, बलात्कार इतना भयानक किया कि एकदम तबाही तबाही मचा दिया रजाकारों ने। और उन्होंने ये बोला जनता से, देखिए जनता चाहती थी कि हम भारत में मिले, जनता चाहती थी कि हम भारत में मिलें, लेकिन रजाकार उनको मारते थे। बोले अगर तुम भारत में मिलोगे तो हम तुमको ऐसे ही मारते रहेंगे। बोले तुम बोलो कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, हमको पाकिस्तान में मिलना है। रजाकारों ने बहुत अत्याचार किए वहाँ की जनता को पर, और जनता भी ये चाहती थी कि हम भारत में मिल जाएं, भारत सरकार हमारे लिए कुछ करे। और ये चीज़ वल्लभ भाई पटेल साहब देख रहे थे, और पूरा सरकार भी देख रही थी भारत की उस समय की, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे डायरेक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव भी था, प्रेशर भी था। तो अब भारत ने एक्शन लिया, भाई भारत को एक्शन तो लेना था, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बदल गई थी कि वो समझ में आ जाता है कि ये पाकिस्तान में मिलने वाला है। और एक बार प्लेन आया और उन्होंने बोला कि नॉर्मल प्लेन है, इसमें खाना पीना आ रहा है, सामान आ रहा है, दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन उसमें भर भर के हथियार आ रहे हैं। तो ये बात गुप्त रूप से पता चल चुकी थी। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फैसला लिया कि एक अभियान किया जाए, एक ऑपरेशन किया जाए इस पर। देखिए दुनिया आर्मी ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, सेना नहीं भेज सकते थे, क्योंकि समझौता था और इंटरनेशनल दबाव भी था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सेना को बुलाया, बोले आ जाओ। कश्मीर से सेना बुलाई गई, सारी चारों तरफ से सेना भी बुलाई, और उनसे बोला कि भाई क्या तुम कर सकते हो कुछ? बोले बिल्कुल कर सकते हैं, आप बताओ। तो एक मेजर हुआ करते थे जनरल JN चौधरी। तो जो JN चौधरी थे उनसे बोला कि चौधरी साहब बताइए क्या करेंगे। तो JN चौधरी ने बोला कि वही करेंगे जो करना चाहिए। तो बोले यार सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा और हमारे ऊपर ही ये उल्टा ना पड़ जाए। तो उन्होंने सेना से कहा कि तुम वर्दी उतारो। उन्होंने वर्दी उतराई सेना से और पुलिस की ड्रेस पहना दी। क्या पहना दी? पुलिस की ड्रेस पहना दी। और ये दिखाया गया कि पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ स्थितियाँ चल रही हैं, इसलिए हम पुलिस भेज रहे हैं। और पूरी सेना को एकदम पुलिस पहना दिया और पुलिस के लोगों को सारी चीज़ें लगा दी गई और बना दिया उन्हें पुलिस। 13 दिसंबर 1948 की दिन हैदराबाद में जो मेजर जनरल थे JN चौधरी, उनके नेतृत्व में 3 तरफ से हैदराबाद में पुलिस घुसी या सेना घुसी और निजाम की जो रजाकार सेना थी उसको मार के तबाही तबाही मचा दिया, बर्बाद कर दिया। और ये 17 दिसंबर मात्र 5 दिन में निजाम को घुटनों पर ला दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हैदराबाद औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि ये विलय, इसकी कहानी पढ़ना बड़ा भारी मामला है इसमें, क्योंकि उसी समय मामला चल रहा था जम्मू कश्मीर में भी, उधर से भी पाकिस्तान हमला कर रहा था। वहाँ के जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह जो थे, उस पर भी चल रहा था। तो बड़ा बैलेंस करना पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर को भी और इधर जूनागढ़। अब हम दूसरा देखते हैं, जूनागढ़ का विवाद क्या था। जूनागढ़ को तो खैर वहाँ के लोग, ये गुजरात में है जूनागढ़, तो वहाँ पे तो जनमत संग्रह करा लिया था जनता विद्रोह नवाब के खिलाफ। तो वहाँ पे तो जनमत संग्रह से भारत का हिस्सा बन गया था। 90% लगभग 95% से ज़्यादा वोट भारत के पक्ष में पड़े थे। तीसरा था जम्मू कश्मीर का मामला। इसमें क्या था, देखिए बिल्कुल अलग कहानी है। हैदराबाद में हिंदू जनता मुस्लिम शासक, कश्मीर में मुस्लिम जनता हिंदू शासक। यहाँ के राजा हुआ करते थे हरी सिंह। उन्होंने बोला कि मैं ना पाकिस्तान में मिलूंगा ना मैं भारत में मिलूंगा, मैं अलग रहूंगा। तो राजा की इच्छा यही थी कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। उन्होंने देखा था कि स्विट्जरलैंड जो एक देश है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी वही स्थितियां हैं, हम अपने देश को स्विट्जरलैंड जैसा बना देंगे। तो यहाँ पे लोग आएंगे। एक सेकंड रुकना। तो क्या था कि राजा हरि सिंह को लगता था कि हम अपना देश बनाएंगे, एक अपना देश स्विट्जरलैंड जैसा, जम्मू कश्मीर वह स्वतंत्र देश बनाएंगे, लोग हमारे यहाँ घूमने आएंगे, इसे हम कहेंगे एशिया का या पूर्व का स्विट्जरलैंड। लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, इसको बहुत गलत डिसीजन था राजा हरि सिंह का।
बोला गया था कि भारत में मिल जाओ, लेकिन वो नहीं मिले। 22 अक्टूबर 1947 का समय था। पाकिस्तान ने, देखिए वहाँ कबीलाई रहते थे कि बोले ये यहाँ के कबीले के लोग हैं, कबीलाई हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान की सेना थी। जो पाकिस्तान की सेना ने कबीलाइयों के भेष में भयंकर अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में। भयंकर लूटपाट, मारपीट, बलात्कार, बहुत बुरी स्थिति कर दी। जब राजा हरि सिंह ने देखा कि यार ये तो घुसते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने भारत को फ़ोन लगाया कि यार हमें बचाओ। भारत बोले अरे हम कुछ नहीं बचाएंगे। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल गया था कि अब हरि सिंह की हालत ख़राब होने वाली है, इसलिए उन्होंने सेना को पहले ही चलने का आदेश दे दिया था। वो भागता भागता दिल्ली आया, बोले हमें बचाओ। बोले ऐसे नहीं बचाएंगे, पहले तो आप एक काम करो कि पहले विलय पत्र में हस्ताक्षर करो कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। बोले ऐसे थोड़ी, हम दूसरे देश में थोड़ी कुछ कर सकते हैं, आपका अलग देश है, आप अपना निपट लीजिए, आपके पास सेना है, आपको स्विट्जरलैंड बनाना है बनाइए। अरे बोले मालिक वो तो बर्बाद कर देगा। बोले बर्बाद कर देगा तो पहले विलय पत्र करो कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो फिर महाराजा हरि सिंह ने भागकर जम्मू में विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। जैसे ही हस्ताक्षर किए जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। जैसे ही भारत का हिस्सा हुआ, यहाँ से भारत की सेना चली गई। भारत की सेना यहाँ से चली गई। यहाँ से भारत की सेना, हालांकि देखिए जम्मू कश्मीर में जाने का रास्ता हालांकि सबसे अच्छा यहाँ से था, पाकिस्तान से, लेकिन क्या करें, यहाँ से रास्ता बनाया गया, जैसे तैसे सेना भेजी गई। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक सेना घुस आई थी, इसी को पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। जहाँ तक पाकिस्तानी सेना घुस आई थी उतने में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और यहाँ से भारत की सेना ने, हालांकि उस समय नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती थी कि वो मामला वहाँ लेकर चले गए इंटरनेशनल न्यायालय में, लेकिन अगर नहीं ले जाते तो भारत सरकार को चाहिए था कि नेहरू जी को, पटेल जी को, कि एक बार उन्हें मौका दिया जाता सेवा का और जम्मू कश्मीर को पूरा आज़ाद कर लिया जाता। उस समय हो जाता तो हो ही जाता। अभी भी मौका है, इस समय दुनिया युद्ध में लगी हुई है और चाहे तो हम अपना देश ले सकते हैं, अपना पीओके वापस ले सकते हैं। तो ये थी जम्मू कश्मीर की कहानी। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखिए 1949 में राज्य ये है, देखिए इस प्रकार से राज्य बटे हुए थे 1949 में। भाग 1 ब्रिटिश गवर्नर का शासन प्लस विधानमंडल। इसमें 9 राज्य थे। कौन कौन? मध्य प्रांत, एमपी, संयुक्त प्रांत यूपी, बिहार, बॉम्बे। भाग बी, पार्ट बी, बड़ी रियासतें, विधानमंडल, राज्य प्रमुख थे। इसमें थे भी राज्य 9 थे। मध्य भारत, राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर। तीसरा भाग सी था जो पार्ट सी, चीफ कमिश्नरी का शासन था, छोटी रियासतें, विंध्य प्रदेश, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, 10 राज्य थे इसमें। डी था सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण और ये अंडमान निकोबार था। इस प्रकार कुल 29 राज्य थे। 1949 में देखिए पूरा ढांचा ये है। 26 जनवरी 1950 का भारत और ये है 1956 का भारत। इस प्रकार से बटा हुआ था। पार्ट ए कौन कौन से, ये देखिए ये पार्ट ए है, कुछ मध्य प्रदेश, भोपाल, ये पूरा पार्ट ए का हिस्सा है। पार्ट बी का हिस्सा ये वाला हुआ करता था और पार्ट सी का हिस्सा ये छोटा छोटा हुआ करता था, ये पार्ट सी था। डी यहाँ पे था अंडमान निकोबार, ये है, ये पार्ट डी था। ये उस समय का भारत है। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। 4 हिस्सों में भारत बटा था। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सबसे पहली समिति थी, आयोग था, ये धर आयोग था। 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में था और इसने ये पुनर्गठन करना था। भाषा के आधार पर गठन का विरोध किया था इन्होंने। जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ रही थी तो इसको ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर के.एस. धर ने अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक दृष्टि पर हो। यहाँ पे क्या कहा गया था कि भाषाई आधार पर नहीं होगा, राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा।
अब बनती है जेबीपी समिति। जेबीपी समिति 1948, नेहरू, पटेल, सितार मैया। अब जब इन्होंने ये बोला कि भाषाई आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर हमें राज्यों को बांटना चाहिए, अब यहाँ पे बहुत बवाल का हो गया, भारी मात्रा में आंदोलन होने लगे। इसके लिए ये जेबीपी समिति बनाई गई और इन्होंने अपनी सिफारिश दी 1949 में, सरकार के समक्ष पेश किया। इनमें इन तीनों ने ये बोला, नेहरू, पटेल और सीतारमैया ने, कि अपने उस समय बोला कि देखिए क्या हुआ था कि पुनर्गठन, जो भाषाई राज्य का पुनर्गठन ये बोला था कि प्रशासनिक आधार पर होगा। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति जो थे कांग्रेस के नेता पोटी श्रीमालू, ये भूख हड़ताल कर रहे थे आंध्र प्रदेश में। ये कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटा जाए, भाषा के तेलुगु भाषा के आधार पर तेलुगु राज्य दिया जाए। तो और वो 56 दिन की भूख हड़ताल पर थे। ये है श्रीमालू अनशन, ये जो थे 56 दिन से अनशन के बाद मृत्यु हो गई। आंध्र प्रदेश का पहला भाषाई राज्य बना था, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भयंकर बवाल हुआ, भयंकर। तो उसी के लिए ये समिति बनी थी और इसने खारिज कर दिया इसको कि चलिए भाषा के आधार पर बांट देते हैं। जब इसको भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया तो फिर पूरे देश से मांग उठने लगी कि भाई हमें भी भाषा के आधार पर बनाओ, हमें भी भाषा के आधार पर बनाओ। तो उसके बाद बनती है फजल अली आयोग 1953 में। इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली पाणिक्कर और कुंजरू थे, के.एम. पाणिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे। तो भाषा के आधार पर स्वीकार किया, ABCD राज्य को खत्म किया। इस पे देखिए, इस पे क्या था, इनके जो प्रावधान थे, सरकार को अपने 1955 में सिफारिशें सौंपी। इस पे क्या इन्होंने अपनी सिफारिशों में बोला, इन्होंने ये कहा कि किसी भी नए राज्य का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बोले भाषा ही सब कुछ नहीं हो, भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई राज्य बनाना असंभव है जो पूर्णतः एक भाषी हो। देखिए, इन्होंने ये बोला कि पूरे ऐसा कोई राज्य नहीं बन सकता जो पूर्णतः एक भाषी हो, कहीं ना कहीं मिक्सअप हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बोले ये तार्किक नहीं है। बोले भाषाई सांस्कृति एक रूपता, ये बोला। और उन्होंने राज्यों के ABCD जो था, काखा गाघा, वो हटा दिया। फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों का निर्माण हुआ। कितने? 16 नए राज्यों का निर्माण हुआ। और 1 नवंबर 1956 को सिफारिश की थी हालांकि 3 नए संघ शासित प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसमें कौन कौन से थे? उसमें थे, ये है यूनियन टेरिटरी हैं ये 6, और 14 राज्य बनाए थे। कौन कौन से राज्य बने थे? असम, A फॉर असम, बिहार 2, तीसरा बम्बई, ये बॉम्बे राज्य बना तीसरा। चौथा J&K बना था, जम्मू एंड कश्मीर। 5वां पंजाब भी बना था, ये है पंजाब 5वां। 6वां बना था यूपी, 6वां राज्य यूपी बना था। 7वां बना था MP। 8वां बना था केरला। 8वां बना था केरला, 8वां राज्य केरल हो गया। 9वां हो गया मद्रास। ये देखिए मद्रास राज्य कहाँ है? मद्रास राज्य है, ये 9वां राज्य मद्रास है। 10वां मैसूर हो गया यहीं पे, ये है मैसूर, सॉरी ये केरल नीचे हो गया, ये मैसूर हो गया। 10वां राज्य मैसूर हो गया। 11वां राज्य उड़ीसा है, ये है उड़ीसा 11। इसके बाद पश्चिम बंगाल भी है, ये है पश्चिम बंगाल 12। 13 राजस्थान है। 13 राजस्थान हो गया। चौथा आंध्र प्रदेश हो गया। कहाँ गया आंध्र प्रदेश? ये 14 हो गया। ये तो हो गए 14 राज्य, यहाँ दिख रहे हैं। कोई बचा तो नहीं, छूटा हुआ तो नहीं है? असम तो हो गया था ना, ये है असम। अब इसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बनाए थे? पहला तो ये दिल्ली हो गया, दिल्ली। दूसरा हो गया क्या नाम से इसका, ये दिल्ली हो गया। दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल हो गया। तीसरा हो गया मणिपुर, ये मणिपुर है यहाँ पे। चौथा त्रिपुरा भी है, ये त्रिपुरा हो गया।
5वां अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार हो गया। और 6वां लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह, ये इधर लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह हो गया। ये हो गए 6 उस समय केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 में। 1956 के बाद फिर क्या क्या हुआ था, देखिए किसकी क्या वो हैं। 1956 के बाद बने राज्यों में, उसके बाद फिर 2000 में बने हैं राज्य, 2000 तक बने हैं राज्य, वो अलग अलग हैं, वो देख लीजिएगा आप कि कहाँ से कैसे बने। वर्तमान में किसमें कौन क्या है वो देखना पड़ेगा। इसके बाद हम कल देखेंगे भाग 2 नागरिकता। नागरिकता क्या है। आज वर्तमान में भारत में कितने राज्यों, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए वर्तमान में तो यहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जम्मू कश्मीर को काट के, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। तो कल हम देखेंगे नागरिकता के बारे में। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।